आज की कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसकी जो लेखिका है वह है राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला का जन्म जो है वह 1882 में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका नाम आधुनिक हिंदी साहित्य के शुरुआती गद्य लेखिकाओं में प्रमुख है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष का लेखकीय नाम था, तो हिंदी में इनकी कहानियां इसी उपनाम से 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20वीं शताब्दी के शुरुआती शतकों में छपती रही है। इनकी रचनाएं उस समय की प्रसिद्ध पत्रिकाएं जैसे कि सरस्वती है, सरस्वती, आनंद कादंबरी, भारतेंदु, समालोचक, लक्ष्मी आदि में छपी करती थी। बंगला भाषा में इनकी रचनाएं प्रवासिनी उपनाम से छपा करती थी। बंग महिला का जन्म एक सम्भ्रांति बंगाली परिवार में हुआ था। इन्हें बचपन में रानी और चारुबाला नाम से पुकारा जाता था। इनका विवाह पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ था, जिनकी असमय मृत्यु हो गई थी। इनकी मातृभाषा बंगाली थी, अतः इन्होंने काफ़ी सफलता के साथ अनेक बंगला रचनाओं का अनुवाद हिंदी में किया है। बंग महिला का समय जो है वह हिंदी का आरंभिक समय था और वे वैसे समय में इन्होंने हिंदी की साहित्यिक दुनिया को कई वैचारिक निबंध तथा अनेक कहानियों से समृद्ध बनाया है। इनके रचनाओं में चंद्रदेव से मेरी बात जो 1904 में छपी थी, दुलाई वाली 1907 में छपी थी, भाई बहन 1908 में, हृदय परीक्षा 1915 में आदि कहानियाँ तथा गृह चर्चा, संगीत और सही काम, स्त्रियों की शिक्षा, हमारे देश में स्त्रियों की दशा आदि निबंधों के अतिरिक्त अनुदित रचनाओं में नारायण दास सेन की कहानी मुल्ला, दिनेंद्र कुमार सेन की कहानी मातृहीना, हरिहट सेठ की कहानी संसार सुख, सखा ओ साथी कहानी, अपूर्व प्रतिज्ञा पालन, रविंद्रनाथ ठाकुर की दो कहानियां दान प्रतिदान और दालिया, निरदा वासिनी घोष की कहानी कुंभ में छोटी बहू, देवेंद्र कुमार राय का डिटेक्टिव नॉवेल तिल से ताड़, अविनाश चंद्रहास के लेख गृह, श्री मती लावण्य प्रभा सरकार का लेख पति सेवा, रामचंद्र चट्टोपाध्याय के लेख नीलगिरी की होड़ा जाति और अंडमान द्वीप के निवासी बैकुंठ दास का लेख भगवती देवी तथा इतिहास से लिए गए एक चरित्र जोधाबाई प्रसिद्ध है। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी 1904 में सरस्वती पत्रिका में के निबंध में के रूप में प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में कई पत्रिकाओं के संपादकों ने इसे कहानी रूप में ही प्रकाशित किया है। चंद्रदेव से मेरी बातें पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। हिंदी की पहली कहानी है। यह कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 20वीं सदी के पहले दशक के भारत की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण है। इस कुछ विद्वान जो है विद्वानों ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी भी माना है। देखा जाए तो इसकी कथा वस्तु पर 11 अप्रैल 1903 को भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित बाल मुकुंद गुप्त के निबंध शिव शंभू के चिट्टे का प्रभाव है। शिव शंभू के चिट्टे निबंध की तरह ही चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में बंग महिला के द्वारा देश के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी गलत नीतियों पर टीका व्यवस्था पर व्यंग किया गया था। कहानी की पूरी अंतर वस्तु संवादात्मक शिल्प पर टिकी हुई है। यह संवाद भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका के बीच हुए हैं। इनके पति का नाम पूर्ण चंद्रदेव था, जिनकी मृत्यु असमय हो गई थी। अतः चंद्रदेव के प्रति संबोधन कभी कभी लेखिका के अपने पति के प्रति भावात्मक लगाव को दिखाई देता है। श्वेतांग अंग्रेज का प्रतीक बन जाता है तो कभी चंद्रमा का। चंद्रदेव से मेरी बात। चंद्रदेव से मेरी बात ये कहानी में एक कहानी पत्रात्मक शैली में है, जिसमें लेखिक चंद्रदेव देव को पत्र लिखकर अपने विचार व्यक्त करती है। कहानी मुख्य केंद्र भारत की राजनीति और अर्थनीति है। लेखिका ने तत्कालीन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया है। चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन और भारत के अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की गई है। यह प्रतीकात्मकता है यह दिखाई देती है कि चंद्रदेव को ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि के रूप में दर्शाया गया है, जो भारत में चल रहे बदलाव से अनजान है।
कहानी चंद्रदेव से मेरी बात कुछ इस तरह। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी दृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस बुद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांक तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारी दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर करती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवश्य कहा, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, अर्थात अमावस्या अमावस्या को तो आपको हॉलीडे, छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपलता और अग्नि देव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को
लापटका बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्यों करे? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति लिखा था। हरिपोद्वार त्रैलोक्य पावनी सूरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षतल पर जहां तहां मोटे बृहदाकर खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वही के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वम्योत्तातक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहुति करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ ही हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालीमा लेपन करके कलंक की शशांक शशधर शशालांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस काली माँ को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की काली माँ छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न आप भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एवं अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं को चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज, आपने यहाँ की दंड विधि
कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से अनेक ऑफिस में कार्य की अधिकर्ता होवे, तब उसे इन उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग दो दिन काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने अनेक अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार कर सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना का कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। तो कहानी कुछ इस तरह थी। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है, यह कहानी यूजीसी नेट में लगी है स्टडी के लिए। तो इस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इस कहानी में चंद्रदेव से मेरी बात कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1904 है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। हिंदी साहित्य में जो नारी आधुनिकता की शुरुआत करने वाली पहली लेखिका थी, वह थी बंग महिला। चंद्रदेव से मेरी बातें पहली राजनीतिक कहानी मानी जाती है। इसकी शैली जो है कहानी शैली नहीं बल्कि पत्रात्मक शैली में लिखी गई, और कहानी के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। भाषा व्यंगात्मक है। केंद्रीय विषय अर्थनीति व राजनीति है। कहानी के पात्र भगवान चंद्रदेव, इन्हें संकेत करके पत्रात्मक शैली में कहानी जो है वो लिखी गई है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है। इसके सिवा और कोई पात्र नहीं है। उन्होंने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन का कार्य किया था, और करधन भारत में अपने पद पर बने रहना चाहते थे, पर यहाँ की जनता उन्हें नापसंद करती। तो इसी बात को लेखिका ने अपनी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में कटाक्षपूर्ण तरीके से चंद्रदेव को संबोधित करते हुए कहा है कि आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही स्थान में करते आते हैं। वह कहती है कि आप इतने समय से अपने एक ही पद पर बने हुए हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं होती? कर्जन द्वारा बनाए गए कमीशन और मिशन पर भी व्यंग किया गया है। किसी भी भारतीय को पसंद नहीं है यह। चंद्रदेव को भारत भ्रमण का निमंत्रण लेखिका यहाँ पर देती है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हर चीज जैसे विश्वविद्यालय, ईडन गार्डन, कल कारखाने, फोर्ट विलियम आदि की तुलना भगवान के सभी समान चीजों के साथ व्यंगात्मक रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है लेखिका ने। भारत के गुलामी की बात भी कही है। राजा महाराजा नाम के देश में बचे भी है, वो सभी कर्जन के पुतले हैं, ऐसा लेखिका कहती है। देश में फैला प्लेग महामारी का भी जिक्र किया गया है इस कहानी में। न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए लेखिका ने इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देख चित्रगुप्त जी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा है कह रही है। और अंत में वह कहती है कि उनके किसी भी बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। चंद्रदेव से वो बात कर रही है, मगर चंद्रदेव ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया है। उन्हें यहाँ आने का विनम्र आग्रह करते हुए फुर्सत निकालकर अमावस्या को के समय ही का सही समय है, ऐसा वह कह रही है। शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा और उससे संबंधित सुविधाओं का असमय वितरण जो है वह यह पर व्यंग किया गया। इस पर भी प्रमोशन के लिए की जाने वाली चापलूसी और घूसखोरी को भी बताया गया है। जनता न खुश हो तो सत्ता संकटग्रस्त हो सकती है। तो ये संकेत किया है कि जनता में जागृति आ गई है और अंग्रेजी की सत्ता अब नहीं टिक सकती है। तो इस तरह इस कहानी में बहुत सारे पहलू हमें नजर आते हैं। ये कहानी कुछ इस तरह थी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।